स्टूडेंट टुडे वी विल डिस्कस अबाउट शॉर्ट सर्किट रेशियो। शॉर्ट सर्किट रेशियो की बात करनी है तो रेशियो ऑफ फील्ड करंट रिक्वायर्ड टू गिव रेटेड वोल्टेज ऑन ओपन सर्किट टू द फील्ड करंट रिक्वायर्ड टू गिव रेटेड करंट एट शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट में जो भी आपका रेटेड वोल्टेज होगा या जो भी आपकी रेटेड करंट होगी वही आपका क्या कहलाएगा, शॉर्ट सर्किट इम्पिडेंस कहलाएगा। तो हमने फिगर देखा, फिगर में हमने EMF और IF, एक्चुअली ये ISC नहीं है, ये फील्ड करंट है IF, इसको आप क्लियर अच्छे से कर लीजिएगा। फील्ड करंट हो गई तो जैसे जैसे सपोज दैट हमने क्या किया कि लोड साइड एरिया हमारा इंक्रीज़ होना शुरू हुआ, तो लोड साइड जब एरिया इंक्रीज़ होना शुरू हुआ तो स्पीड में क्या होगा, स्पीड थोड़ी थोड़ी सी कम मतलब डिक्रीज़ होना शुरू हुई। ठीक है, तो एक टाइम पे ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट हमने बना लिया। ओपन सर्किट में क्या हुआ, एक टाइम पे इंक्रीज़ हुआ और फाइनली सैचुरेट हो गया। शॉर्ट सर्किट में फाइनली सीधे सीधे शॉर्ट हो गया। जब तक हमारा लोड इंक्रीज़ हुआ वैसे हमारी फील्ड करंट इंक्रीज़ हो रही है, वैसे ही हमारा क्या हो रहा है, EMF भी बढ़ रहा है। तो ZS इज इक्वल टू E रेटेड अपॉन ऑफ ISC। यहाँ पे RA की वैल्यू क्या है, नेग्लिजिबल ज़ीरो, जो स्टार्टिंग से हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी RA इज इक्वल टू ज़ीरो लेंगे। शॉर्ट सर्किट रेशियो इज इक्वल टू OA अपॉन ऑफ OD, OA अपॉन ऑफ OD। ओके, ISC अपॉन ऑफ I रेटेड। OA हमारा हो गया ISC, OD हो गया पूरा I रेटेड। ओके, उसके बाद हमने क्या किया, ISC अपॉन ऑफ I रेटेड। एक्सेस क्या हो जाएगा, E रेटेड अपॉन ऑफ ISC, E रेटेड अपॉन ऑफ ISC, क्योंकि ZS इज इक्वल टू एक्सेस ही होगा, RA हमारा ज़ीरो हो गया, तो ISC क्या हो जाएगा, E रेटेड अपॉन ऑफ एक्सेस। तो ये फार्मूला समझ में आ गया। ISC इज इक्वल टू E रेटेड अपॉन ऑफ एक्सेस। जो एक्सेस है वो क्या है, सैचुरेटेड सिंक्रोनस रिएक्टेंस है, मतलब आपका सिंक्रोनस मशीन एक सैचुरेशन मोड में आ गई तभी आपका ISC करंट मिली है। ठीक है, SCR शॉर्ट सर्किट रेशियो इज इक्वल टू E रेटेड अपॉन ऑफ एक्सेस सेट अपॉन ऑफ I रेटेड। ठीक है, मतलब वही हो गया ISC अपॉन ऑफ I रेटेड। स्टार्टिंग में जो फार्मूला हमने शॉर्ट सर्किट रेशियो का डिज़ाइन किया था ISC अपॉन ऑफ I रेटेड, तो वही ISC हमने निकाल लिया, ISC यहाँ पर पुट कर दिया, तो हमारा फाइनली वैल्यू आ गई SCR इज इक्वल टू E रेटेड अपॉन ऑफ I रेटेड अपॉन ऑफ एक्सेस सेट। E अपॉन I Z रेटेड कहलाते हैं, या फिर इसको बेस वैल्यू कह सकते हैं। तो Z बेस इज इक्वल टू E रेटेड अपॉन ऑफ I रेटेड। SCR इज इक्वल टू Z बेस अपॉन ऑफ एक्सेस सेट, तो 1 अपॉन एक्सेस ऊपर ले लिए जेड बेस, तो एक्सेस का जो यूनिट होता है ओम, जेड बेस का यूनिट ओम। तो फाइनली जो हमारा शॉर्ट सर्किट रेशियो है वो यूनिट लेस क्वांटिटी है, और इसका एक फार्मूला और डिज़ाइन हो गया, SCR इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्सेस सेट पर यूनिट में अगर देखना है। एक और हमारा शॉर्ट सर्किट रेशियो का फार्मूला होता है, वो होता है एयर गैप अपॉन ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स। जितना एयर गैप होगा उतना उसकी वैल्यू और अपॉन ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स। हम अगर दोनों हमारे दो ही टाइप्स से सिंक्रोनस मशीन में हम दो ही टाइप्स को पढ़ रहे थे, तो हमारे दो ही टाइप्स थे, एक सिंक्रोनस सिलेंड्रिकल मशीन, एक सिलेंड्रिकल पोल, एक है आपका साइलेंट पोल। सिलेंड्रिकल पोल का जो डाया होता है वो क्या होता है, हमने वहाँ पर भी बताया, सिलेंड्रिकल पोल का डाया जो होता है वो लेस होता है, और साइलेंट पोल का डाया क्या होता है, ज़्यादा होता है। एयर गैप विल बी लेस, एयर गैप विल बी मोर, ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर भी बताई थी। यहाँ पर आप एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा। SCR क्या है, यहाँ पे कम है, तो SCR यहाँ पर ज़्यादा है, क्योंकि एयर गैप यहाँ पर कम है और यहाँ पर एयर गैप क्या है, ज़्यादा है। ये कम नहीं है, एयर गैप यहाँ पर ज़्यादा है। ठीक है, गलत लिखा हुआ है, सही कर लीजिएगा। उसके बाद एक्सेट हमारा क्या है, सैचुरेशन वाला रिएक्टेंस इंक्रीज़ है, इसमें सैचुरेशन रिएक्टेंस डिक्रीज है। EF इंटू V अपॉन ऑफ X इंटू साइन डेल, ये P का फॉर्मूला होता है, पावर का फॉर्मूला होता है, जिसमें X हमारा इंक्रीज़ कर रहा है तो पावर हमारी डिक्रीज़ करेगी, इसमें X हमारा डिक्रीज़ कर रहा है तो पावर क्या होगी, पावर इंक्रीज़ करेगी। ये साइन थोड़े से गड़बड़ लगे, आप हमारी लैंग्वेज के हिसाब से ही आप इसको टिक कर लीजिएगा। जब आपकी रिएक्टेंस इंक्रीज़ होगा तो इम्पिडेंस भी इंक्रीज़ होगा, रिएक्टेंस डिक्रीज़ होगा तो इम्पिडेंस भी डिक्रीज़ होगा। ठीक है, VR इज इक्वल टू VS माइनस VR अपॉन ऑफ VR, जो आपका रेगुलेशन का फार्मूला होता है। इसमें क्या है, VR आपका क्या है, ज़्यादा हो रहा है, इसमें VR आपका कम हो रहा है। ओके, अनस्टेबल है, ये स्टेबल है, साइज लेस है, इनर्शिया लेस, वेट लेस, तो साइज ग्रेटर, इनर्शिया ग्रेटर और वेट ग्रेटर। इसकी जो रेंज होती है 0.35 टू 0.58, और इसकी जो रेंज होती है वो 0.8 टू 1.5।
अब हम नेक्स्ट ऑपरेशन की बात करेंगे, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ एन अल्टरनेटर। अल्टरनेटर पता ही है जनरेटर होता है। अगर हमें जैसे लोड हमारी बहुत ज़्यादा, हम स्टार्टिंग से लोड की बात कर रहे हैं, लोड हमारी जैसे बहुत ज़्यादा हो रही है, तो क्या होगा, हम एक ऑल्टरनेटर लगा रहे हैं लेकिन ज़्यादा लोड होने की वजह से दूसरा ऑल्टरनेटर लगाएंगे। तो ऐसा नहीं करेंगे कि वो अल्टरनेटर हटा के दूसरा अल्टरनेटर हम लगा दें, नहीं, उसी के साथ पैरेलली उसको कनेक्ट कर देंगे। तो सपोज दैट द लोड की डिमांड इज ग्रेटर, सो वी ऐड न्यू ऑल्टरनेटर इन पैरेलली। फ्यूचर ये क्यों लगाते हैं, फ्यूचर डिमांड के अकॉर्डिंग लगाते हैं। शट सम ऑल्टरनेटर, कोई अल्टरनेटर अगर हमारा ख़राब हो गया तो लगाते हैं। इन केस ऑफ सर्विस, सर्विस अगर करानी है किसी ऑल्टरनेटर की तो कराते हैं। कॉस्ट अगर कम करनी है तो करते हैं। और ब्रेकडाउन हो गया, मतलब कहीं पर सिस्टम हमारा फेल हो गया, तो वहाँ पर भी करते हैं। कंडीशन ऑफ पैरेलल ऑपरेशन क्या हो जाएंगी, सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। ऑल्टरनेटर तभी लग पाएंगे जब कुछ कंडीशन हो, उसकी फ्रीक्वेंसी दोनों ऑल्टरनेटर की सेम होनी चाहिए, वोल्टेज सेम होना चाहिए, सेम फेज सीक्वेंस होना चाहिए। जैसे हमने फेज सीक्वेंस पढ़े थे 120 के IA IB IC, इन तीनों फेज के बीच में 120 डिग्री का एंगल होता है, तो सेम फेज सीक्वेंस होना चाहिए। जीरो फेज डिस्प्लेसमेंट, अगर 120 इसका भी है 120 इसका भी है, तो अगर हम ऐड करेंगे तो जीरो फेज डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के बीच में आ जाएगा। सेम वेव फॉर्म भी होनी चाहिए। तो वेव फॉर्म कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। छोटा सा फिगर देख लेते हैं। जैसे हमारा लोड बढ़ रहा है, सबसे पहले छोटी सी बात कर लो, जैसे हमारा लोड बढ़ रहा है तो लोड बढ़ने से क्या होगा, करंट भी हमारी इंक्रीज़ होगी, तो हमारी जो स्पीड है वो हमारी क्या हो जाएगी, हल्की सी डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, हल्की सी, क्योंकि लोड बढ़ाएंगे तो हम में क्षमता उतनी नहीं बचती है। तो क्या होता है कि फाइनली हमने क्या किया, अगर हमारी स्पीड डिक्रीज़ हो रही है तो हमारी फ्रिक्वेंसी भी डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि NS = 120F/P होता है। ठीक है, तो जब हमारी पावर बढ़ेगी, याद रखिएगा, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी डाउन होगी। तो यहीं पर फिगर हमने देख लिया। पहले हमारा जो ये था F01 करिएगा, इसको F02, F P2 P1 कोई नहीं करेगा, F01 और F02। तो हमारी फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, ड्रूप हो रही है, मतलब डाउन हो रही है। उसी करेक्टरिस्टिक को हम लोग ड्रूप करेक्टरिस्टिक कहते हैं। ड्रूप करेक्टरिस्टिक इज ऑल्सो कॉल्ड डिक्रीजिंग करेक्टरिस्टिक। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी वर्सेस पावर के बीच का फिगर हो गया। स्पीड रेगुलेशन एक टर्म्स आता है, तो स्पीड रेगुलेशन क्या होता है, स्पीड एट नो लोड, स्पीड एट फुल लोड अपॉन ऑफ स्पीड एट फुल लोड। तो जो स्पीड रेगुलेशन बेसिकली आता है वो 2 to 4% ही आता है। ओके, एक्सप्रेशन फॉर पावर शेयर्ड बाय टू ऑल्टरनेटर्स। तो इसमें क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी और पावर के बीच में फिगर ड्रॉ कर रहे हैं। ऊपर भी हमने फ्रीक्वेंसी और पावर के बीच में फिगर ड्रॉ किया था। एक चीज़ ऊपर से ज़रूर मेंशन कर लेना कि ये FP2 नहीं है, ये F01 है, ये FP1 नहीं है, ये FL1 है। जब नो लोड था F01 था, जब लोड के साथ तो FL1 है। ठीक है, ये नोट कर लेना, ये यहाँ पे रॉन्ग लिखे हुए हैं। ठीक है, अब क्या है, F01, F02, FL2, FL1, दो ऑल्टरनेटर्स की बात कर रहे हैं, तो दो हमारे क्या होंगे, पावर होंगे, दो हमारे W होंगे। ठीक है, पावर और उनका W1। तो F01 से हमारा W1 पावर मिल रही है, F02 से हमें जो पावर मिल रही है वो W2 मिल रही है। ओके, लोड के साथ में जो हमको मिल रही है वो W2 मिल रही है, और जो नो लोड के साथ में वो W1 है। ठीक है, हमने ये फिगर ड्रॉ कर लिया। अब इसमें देखेंगे P = P1 + P2। पावर क्या है, एडिशन ऑफ 2 वाट मीटर्स। तो W1 हमारा फुल लोड पावर अल्टरनेटर, W2 फुल लोड पावर अल्टरनेटर 2, F01 नो लोड फ्रिक्वेंसी अल्टरनेटर 1, F02 नो लोड फ्रिक्वेंसी अल्टरनेटर 2। सिमिलरली FL1 क्या हो जाएगा, लोड फ्रिक्वेंसी अल्टरनेटर 1, FL2 हो जाएगा लोड फ्रिक्वेंसी अल्टरनेटर 2। F क्या है, कॉमन फ्रिक्वेंसी। ड्रॉप इन फ्रिक्वेंसी फॉर W1 पावर। W1 पावर के लिए फ्रिक्वेंसी का ड्रॉप कितना हो रहा है, F01 से FL1 तक हो रहा है। तो यही चीज़ हमने लिखी, F01 से FL1 तक हुआ। पर यूनिट में लिखेंगे तो अपॉन ऑफ W1 हो जाएगा। अगर पावर P1 के लिए देखेंगे तो F01 - FL1 अपॉन W1 इंटू ऑफ P1। तो ये हमारा सिंपल F है, F01 नहीं है, सिंपल F = हो जाएगा F01 माइनस ऑफ F01 - FL1 अपॉन ऑफ W1 इंटू ऑफ P1। क्या हुआ कि हमारा जैसे F01 यहाँ तक की वैल्यू हो गई, उसमें हमने यहाँ तक की वैल्यू को माइनस कर दिया, तो हमारी इतनी वैल्यू आ गई। तो हमने फाइनली फ्रीक्वेंसी ड्रॉप कर ली। फ्रीक्वेंसी कहाँ पे, फ्रीक्वेंसी ये है, ये जो लाइन है ये कॉमन फ्रीक्वेंसी की है, ये जो दूर डॉटेड है ये F01 और F02 है। ओके, सिमिलरली हमने देखा कि ये भी हमारी F हमने सेकंड के लिए निकाली, तो F02 माइनस ऑफ F02 माइनस FL2 अपॉन ऑफ W2 इंटू ऑफ P2।
P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। ओके, अब हम क्या करेंगे, एक चीज़ और हम इसमें देख लेंगे कि इसमें जो एफ फ्रीक्वेंसी है दोनों सेम फ्रीक्वेंसी, इनको इक्वल करके भी हम फाइनल कुछ P1 और P2 का रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सिंक्रोनाइजिंग। सिंक्रोनाइजिंग की हमें नीड क्यों है, क्योंकि जब कोई भी ऑल्टरनेटर हम लगाते हैं किसी भी सिस्टम में, तो ऑल्टरनेटर की अपनी एक सप्लाई होती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें ज़्यादा वोल्टेज की नीड होती है, तो फिर हम सेकंड ऑल्टरनेटर या सेकंड एलिमेंट कैसे ऐड करेंगे, वो सिंक्रोनाइजिंग के अकॉर्डिंग, सिंक्रोनाइजिंग के प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही ऐड कर सकते हैं। जो सेकंड ऑल्टरनेटर लगता है वो पैरेलल में लगता है, और वो या तो कोई ऑल्टरनेटर वहाँ पर लगा हुआ है, रनिंग ऑल्टरनेटर लगा हुआ है, तो इनकमिंग ऑल्टरनेटर को ऐड कर सकते हैं, या फिर बस बार के साथ में भी इसको ऐड कर सकते हैं। जैसे हम छोटा सा फिगर बना देते हैं, ये फिगर बना हुआ है, ये आपका फर्स्ट ऑल्टरनेटर है, ये बस बार लगी हुई है, बस बार के साथ कनेक्ट है, ये आपका सेकंड ऑल्टरनेटर है, ये बस बार लगी हुई, बस बार के साथ ये भी कनेक्ट कर दिया है सेकंड, ठीक है, ये बस बार के साथ कनेक्ट है, ठीक है। ये तो जैसे फर्स्ट ऑल्टरनेटर को हम क्या कहेंगे, रनिंग ऑल्टरनेटर, सेकंड ऑल्टरनेटर को इनकमिंग ऑल्टरनेटर, ठीक है। याद रखना, कोई भी इनकमिंग ऑल्टरनेटर तभी लगेगा जब पैरेलली उसको ऑपरेट करना, पैरेलली मतलब लग सकता है, अदरवाइज और नहीं लग पाएगा। सिंक्रोनाइजिंग की कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे सपोज दैट सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए दोनों ऑल्टरनेटर्स की, सेम वोल्टेज होना चाहिए, सेम फेज डिफरेंस होना चाहिए, ज़ीरो फेज डिस्प्लेसमेंट। ज़ीरो फेज डिस्प्लेसमेंट का मतलब है दोनों का जो फेज डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। सपोज दैट इस तरीके का फेज डिफरेंस जो आप ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे 30 मेगावाट, तो ये भी यहाँ पे 30 मेगावाट है, तो ये ज़ीरो फेज डिस्प्लेसमेंट। सेम वेव फॉर्म अगर साइनोसोडल, साइनोसोडल कोसाइन है तो कोसाइन सेम वेव फॉर्म होगी। मेथड्स ऑफ सिंक्रोनाइजिंग। सिंक्रोनाइजिंग के टोटल 2 मेथड्स हैं, लैम्प मेथड एंड सिंक्रोनोस्कोप। लैम्प मेथड के 2 टाइप्स हैं, ब्राइट लैम्प मेथड एंड 2 ब्राइट एंड 1 डार्क लैम्प मेथड। ये बहुत ही ओल्ड मेथड है, लेकिन जब तक हम इसको पढ़ेंगे नहीं तब तक हम सिंक्रोनोस्कोप को समझ नहीं पाएंगे। तो लैम्प मेथड को हम लोग थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं। सिंक्रोनस मशीन में अगर इनकमिंग जनरेटर को ऐड करना है तो कैसे ऐड करना है, रनिंग के या तो पैरेलल में होगा या फिर बस बार के। तो हमने एक 3 फेज लाइन ले ली है, 3 फेज लाइन ड्रॉ कर ली है, ठीक है। उसमें हमने ये किया, बस बार के सेक्शंस ले लिए, ये हमने स्विच सिंक्रोनाइजिंग स्विचेस लगा दिए हैं। ये इनकमिंग जनरेटर है जिसको सिंक्रोनाइजिंग करना है, ये स्टार कनेक्शन में, हमेशा ऑल्टरनेटर स्टार कनेक्शन में ही रहता है। और वोल्टेज हमने किसके बीच में लगा दिया, वोल्टेज हमने ABC 3 जो स्विच लगे हैं उनके बीच में वोल्टेज लगा दिया। लोड एंड में हमारा लोड लग गया है, ओके। तो अब हम क्या देखेंगे, रोटर को, जैसे सपोज दैट रोटर को स्टार्ट, सबसे पहले रोटर को स्टार्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्राइम मूवर, ठीक है। प्राइम मूवर की हेल्प से हम रोटर को स्टार्ट करेंगे। कहाँ तक इसको लेकर जाएंगे, स्पीड को रेटेड स्पीड पर लेकर जाएंगे। फिर क्या होगा, फील्ड वाइंडिंग को एक्साइटेड करेंगे, रोटर स्टार्ट होगा तो फील्ड वाइंडिंग में एक्साइटेड हो गई, और कहाँ तक एक्साइटेड करेंगे, जब तक कि उसमें रेटेड EMF ना आ जाए, ठीक है। अब EMF मिल गया तो फ्रिक्वेंसी की भी बात कर लें, तो फ्रिक्वेंसी भी मिल गई, ठीक है। फ्रिक्वेंसी मिलने के बाद अब हम देखेंगे वोल्टेज। वोल्टेज बिटवीन द 2 ऑल्टरनेटर्स, ऑल्टरनेटर 1 एंड ऑल्टरनेटर 2, वोल्टेज बिटवीन द 2 ऑल्टरनेटर्स, सारी कंडीशंस को फुलफिल कर लेंगे जो सिंक्रोनाइजिंग की कंडीशन है, ठीक है। तो इनकमिंग के लिए फ्रिक्वेंसी सेम होनी चाहिए, फेज डिफरेंस सेम होना चाहिए, जो भी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें, इन कंडीशंस को हम फुलफिल कर लेंगे। सारी कंडीशन फुलफिल होने के बाद हम क्या करेंगे, इस मेथड को स्टार्ट कर देंगे। तो फर्स्ट इसका मेथड हो जाएगा ब्राइट लैम्प मेथड। ब्राइट लैम्प मेथड में हमने इस तरीके से इसको कनेक्ट कर दिया है, A1 A2 B1 B2 C1 C2 सभी को एक साथ कनेक्ट कर दिया है। A1 को A2 से कनेक्ट कर दिया है तो सेम फेज हो जाएगा, तो करंट नहीं फ्लो होगी, इसलिए A1 को किससे कनेक्ट किया है, B2 से, और ठीक है, और B1 को C2 से, और C1 को A2 से। सिमिलरली ऐसे ही कनेक्ट किया, ठीक है। तो लैंप नहीं जलेगा। अब सभी को अपोजिट से कनेक्ट कर दिया तो बल्ब जलेंगे, R/B तीनों जलेंगे, अपोजिट रहेंगे तो बल्ब जलने लगेंगे। फ्रिक्वेंसी सेम होनी चाहिए, उसके लिए फ्लिकरिंग। क्यों फ्लिकरिंग का मतलब होता है, जैसे हमारे कोई बल्ब जल रहा है तो लगातार कंटिन्यूस वो छोटा छोटा, मतलब कभी कम सब वो रोशनी देगा, कभी ज़्यादा देगा, टिम 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 करता रहता है, लेकिन हमारी आँख का जो भी पोर्शन है वो उतना उसको कैच नहीं कर पाता है। कंटिन्यूसली बल्ब हमेशा कभी भी नहीं जलता है,
क्योंकि फ्रीक्वेंसी उसकी 50 हर्ट्ज होती है, टी इज इक्वल टू 1/50, तो 20 मिली सेकेंड में जो भी फ्लिकरिंग होती है वो हो जाती है, जो हमें विजुअल नहीं होती है। अब हम 20 मिली सेकेंड पर हैं तो बल्ब देख नहीं पाएंगे, तो हम बस बल्ब के रेट को देख पाएंगे। तो हमने देखा बल्ब कंटिन्यूसली जल ही रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, हमने इसको लेट कर लिया है कि हमारी फ्रीक्वेंसी सेम है। कोई भी मेथड यहाँ पे परफेक्ट तो नहीं दिख रहा है कि फ्रीक्वेंसी सेम है, क्योंकि 20 मिली सेकेंड पर हमारा क्या हो रहा है, फ्लिकर कर रहा है, लेकिन हमने इसको एज्यूम कर लिया है। ठीक है, L1 L2 L3 एक साथ ब्राइट हो जाएंगे तो डार्क एक साथ डार्क हो जाते हैं। अगर ब्राइटेस्ट पीरियड में मिडिल वाला पॉइंट, मतलब जैसे L1 L2 L3 तीन बल्ब लगे हुए हैं, तीन बल्ब एक साथ ब्राइट हो रहे हैं, एक बार डार्क हो रहे हैं, लेकिन हमने कोई मिडिल पॉइंट डिसाइड करके रखा है। उस पॉइंट पर जब बल्ब जलना शुरू होता है या पहुंचता है, तो वहीं पर ही हम उसको रोक देते हैं और सिंक्रोनाइजिंग स्विच से उसको क्लोज कर देते हैं, जहां पर हम इनकमिंग जनरेटर को बस बार के साथ पैरेलली ऐड कर देते हैं। हमने क्यों किया, जब जल रही लाइट हमने डार्क फेज में क्यों नहीं किया, क्योंकि अंधेरे में और अंधेरा देखना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन उजाले में और उजाला देखना बहुत ही ईजी होता है। ठीक है, नाउ 2 ब्राइट एंड 1 डार्क मेथड। ठीक है, 2 ब्राइट एंड 1 डार्क मेथड में क्या करेंगे कि डार्क करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेम फेज में ही हमें क्या करना पड़ेगा, बल्ब को ऐड करना पड़ेगा। और 2 ब्राइट हैं तो 2 ब्राइट को अपोजिट फेस में बल्ब को ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो हमने क्या देखा, सर्किट ब्रेकर को क्लोज करने के लिए या तो सिंक्रोनाइजिंग स्विच को क्लोज करते हैं, और जब 2 ब्राइट वाले वो एकदम ब्राइटेस्ट हो या 1, क्या होता है कि जब मेन हम मिडिल पोर्शन पर ही हम देख रहे हैं, मिडिल पोर्शन पर ही हमें ऑल्टरनेटर को ऐड करना है, इनकमिंग ऑल्टरनेटर को ऐड करना है। कब ऐड करेंगे, जब डार्क वाला मिडिल पे एकदम पीक पर हो और ब्राइट वाला मिडिल पे एकदम पीक पर हो, तो उसी समय हम सिंक्रोनाइजिंग करेंगे और ऑल्टरनेटर, इनकमिंग ऑल्टरनेटर को ऐड करेंगे। ओके, तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। ड्रॉबैक क्या हो जाएंगे, बल्ब कैन बी ब्लोन आउट, नॉट एक्यूरेट, ये एक्यूरेट नहीं है क्योंकि वही फ्लिकरिंग की प्रॉब्लम एक तो बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है, अब ये जो भी डिसएडवांटेज है वो फुलफिल किस में होंगे, सिंक्रोनोस्कोप में होंगे। जो भी पढ़ेंगे एडवांटेज इसका क्या हो जाएगा, ये सिस्टम इज़ वेरी चीप। ठीक है, बस यही एक एडवांटेज इसका, सिस्टम इज़ वेरी चीप। तो सिंक्रोनोस्कोप देखेंगे, सिंक्रोनोस्कोप में क्या करेंगे, एक मीटर की तरह होता है, यहाँ पर एक फेस में अलग होता है, सिंगल फेज में अलग में लगा देते हैं। ये फेज सीक्वेंस नहीं बताते हैं, फेज सीक्वेंस मतलब हमने पहले से देख लिया कि हमारा सिंगल फेज है कि 3 फेज है, ये सारी चीज़ें हमने पहले से ही डिटरमाइन कर ली। एक पॉइंटर लगा हुआ तो होता है जो क्या करता है, जो रोटेट कर रहा होता है, रोटेट हो रहा होता है। पॉइंटर जिस जगह रुक जाएगा वहीं पर ही फेज डिस्प्लेसमेंट देख लेंगे। 12 नून टू 1 PM 30 डिग्री एंगल, जैसे यहाँ पर स्लो है, यहाँ पर फास्ट है। पॉइंटर अगर फास्ट की तरह रोटेट कर रहा है तो इनकमिंग जनरेटर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है बस बार रनिंग जनरेटर से, अगर फास्ट हो रहा है। फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस है तो इनकमिंग जनरेटर और रनिंग जनरेटर के बीच के डिफरेंस को ले लेंगे। सेम फ्रीक्वेंसी करने के लिए प्राइम मूवर इनपुट को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। सेम फ्रीक्वेंसी करने के लिए अगर यहाँ पर फिगर में देख रहे हैं स्लो फास्ट, तो स्लो कब है, जब हमारा इनकमिंग जनरेटर कम है, और फास्ट कब है, जब इनकमिंग जनरेटर ज़्यादा है। तो NS इज इक्वल टू 120F/P। तो जब नीडल को धीरे धीरे घुमाएंगे तो 11 तक लेके जाएंगे, तो 11 और 12 तो 12 बजेंगे, ऑल्टरनेटर तभी ऐड करेंगे। 11 और 12 पर जब जाएंगे तो फिर तभी हम इसको ऐड करेंगे। ओके, क्योंकि हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, स्टार्ट में 12 और 1 से किया था, इसी वजह से। तो ये आपका मेन डार्केस्ट और ब्राइट का पोर्शन है 11 से 12। तो इस पोजीशन में सिंक्रोनाइजिंग स्विच को क्लोज कर देते हैं। ओके।